बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पेंक्रियाज की स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हम पेंक्रियाज की जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। पेंक्रियाज एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है विद एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन टिश्यूज। इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के टिश्यूज मौजूद होते हैं। एंडोक्राइन हम उन टिश्यूज को कहते हैं जो डक्ट लेस होते हैं और अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एक्सक्रीट करते हैं, जबकि एक्सोक्राइन पार्ट या टिश्यू पेंक्रियाज के वो सेल्स हैं जो अपनी सिक्रीशंस डक्ट के जरिए से रिलीज करते हैं और इनमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं और ये एंजाइम्स फूड की डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। Endocrine part of the pancreas composed of pancreatic islets, जिनको हम islets of Langerhans का नाम भी देते हैं, और ये वो सेल्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन रोल पेंक्रियाज के अंदर प्ले कर रही होती हैं। पेंक्रियाज की लोकेशन की अगर हम बात कर ले तो इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक एंड एक्सटेंडिंग टू द स्प्लीन। ये स्टोमक के बिहाइंड पर मौजूद होता है और स्प्लीन तक एक्सटेंड किया हुआ होता है। पेंक्रियाज के पार्ट्स अगर हम कहें तो इसका सबसे पहला पार्ट हेड होता है। ये इसका वाइडेस्ट पार्ट है और ये ड्यूडेनम के सी शेप्ड कर्व के अंदर लोकेट होता है। अभी जब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो वहां पर आपको ये हेड का पार्ट पेंक्रियाज का समझ आ जाएगा। जहां पर ड्यूडेनम अपनी सी शेप कर्व बना रही होती है वहां पर पेंक्रियाज का हेड पार्ट लोकेट होता है। इसका सेकंड पार्ट नेक है। नेक इसकी बॉडी को हेड के साथ कनेक्ट करता है। इसके बाद इसका पार्ट आ जाता है जो इसका पेंक्रियाज का मेन पार्ट है या मेजर पोर्शन है, जिसको हम इसकी बॉडी कहते हैं। इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक and the left portion of the superior mesenteric vessels. लास्ट पार्ट पेंक्रियाज का टेल होता है। ये टेपर्ड एंड है पेंक्रियाज का, जहां पर पेंक्रियाज एंड हो जाता है, एंड इट इज लोकेटेड नियर द स्प्लीनिक हाइलम। अब अगर आप डायग्राम देखें तो इसके अंदर आपको ये इसके पार्ट क्लियरली नजर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ड्यूडेनम का वो आपको सी शेप कर्व नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्टोमक है। ये पोर्शन आपको स्टोमक का नजर आ रहा है। ये स्टोमक का स्फिंक्टर है। यहाँ से काइम जो है वो ड्यूडेनम के अंदर एंटर होता है। ये सी शेप कर्व आपको ड्यूडेनम का नजर आ गया। ये सी शेप कर्व के पास जो नियर द सी शेप कर्व पेंक्रियाज का पोर्शन है, ये वाला वाइडेस्ट पार्ट, इसको हम हेड का नाम दे रहे हैं। ये पेंक्रियाज की नेक है। नेक का रीजन आपको नजर आ रहा है। नेक हेड और बॉडी को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ये अगला पार्ट आपको इसकी बॉडी, ये पोर्शन पेंक्रियाज की बॉडी नजर आ रही है, और ये लास्ट टेपरिंग जो एंड है पेंक्रियाज का, टेपर्ड एंड, इसको हम इसकी टेल कह रहे हैं। इस तरह से ये पेंक्रियाज के आपको 4 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। ये गॉल ब्लैडर है, लिवर का पोर्शन, जहां पर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लिवर अपनी सिक्रीशन यानी बाइल इसके अंदर स्टोर करता है। पेंक्रियाज अपनी सिक्रीशन जिस डक्ट के जरिए से ड्यूडेनम के अंदर पोर करता है, इसको हम पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये पेंक्रियाटिक डक्ट है जिसके जरिए से यहाँ से ये अपनी सिक्रीशन पोर करेगा ड्यूडेनम के अंदर। और बाकी ये आपको जो ये नजर आ रही हैं, ये एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट है, जो कि जो मेन ये पेंक्रियाटिक डक्ट पेंक्रियाज के अंदर से गुजर कर आ रही है, ये मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है।
जो पेंक्रियाज में से आ रही है, इस डक्ट के साथ आकर ये अटैच हो रही हैं। अगर आप देखें तो इनको हम एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, और जो ये मैंने मार्क की थी रेड, ये पेंक्रियाटिक डक्ट थी जो पूरे पेंक्रियाज में से गुजरती है और पेंक्रियाटिक जूस को कलेक्ट करती है। यहाँ आकर ये बाइल डक्ट के साथ मिल जाती है और फिर ये बाइल डक्ट जो कि कॉमन बाइल डक्ट के साथ ये मिलती है, और ये फिर ये कटी जो है वो ड्यूडेनम के अंदर अपनी सिक्रीशंस को पोर कर रही होती हैं। पेंक्रियाज के सबसे पहले अब हम एक्सोक्राइन फंक्शन को देख लेते हैं, जो ये एक्सोक्राइन रोल प्ले कर रहा होता है। एंडोक्राइन रोल के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। एंडोक्राइन रोल के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ोगे, क्योंकि एंडोक्राइन फंक्शन में पेंक्रियाज दो किस्म के हार्मोन्स, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन रिलीज करेगा, जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो उनकी हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर बात करेंगे। बट यहाँ पर चूंकि हम डाइजेशन के प्रोसेस में पेंक्रियाज का रोल डिस्कस कर रही हैं, तो एक्सोक्राइन जो पेंक्रियाज का पोर्शन है वो इसके डाइजेशन के साथ लिंक है, इसलिए हम यहाँ पर इसके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, पेंक्रियाज के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की भी बात करेंगे। पेंक्रियाज के एक्सोक्राइन को जब हम पेंक्रियाज को एज एक्सोक्राइन ग्लैंड हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो पेंक्रियाज जो सिक्रीशन अपनी रिलीज करता है वो पेंक्रियाटिक जूस होती है। पेंक्रियाटिक जूस जो कि एक्सोक्राइन सिक्रीशन है पेंक्रियाज की, इसके टू मेन कंपोनेंट्स हैं। एक इसका एक्वस कंपोनेंट है विच कंटेन्स दी बाइकार्बोनेट्स। एक्वस कंपोनेंट मेनली बाइकार्बोनेट्स पर कंसिस्ट कर रहा होता है। इन बाइकार्बोनेट्स या इस एक्वस कंपोनेंट का मेन फंक्शन ये होता है कि जो स्टोमिक से एसिडिक काइम आ रहा होता है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, क्योंकि वो एसिडिक काइम जिसकी के pH 2 होती है, वो आकर ड्यूडेनम वॉल को के सेल्स को डैमेज कर सकता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ ड्यूडेनम के अंदर जो एंजाइम्स पेंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद हैं, वो या ड्यूडेनल वॉल से जो रिलीज हो रही होती हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो कि ये एक्वस कंपोनेंट्स में मौजूद बाइकार्बोनेट्स जो पेंक्रियाटिक जूस में पाई जाती हैं, वो एसिडिक काइम को जो स्टोमिक से आ रहा होता है न्यूट्रलाइज करके क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं और डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। दूसरा कंपोनेंट जो पेंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है वो एंजाइमेटिक कंपोनेंट है, यानी जो एंजाइम पेंक्रियाटिक जूस में मौजूद होंगे जो कि फूड की डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड के डाइजेस्टिव एंजाइम्स शामिल हैं। मेजर एंजाइम्स जो पेंक्रियाटिक जूस में मौजूद होते हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोटीलिटिक एंजाइम्स, नाम से ही जैसे पता लग रहा है, वो एंजाइम्स जो प्रोटीन की डाइजेशन करेंगे उनको हम प्रोटीलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। इनमें ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज शामिल हैं। ये तीनों एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो रहे होते हैं पेंक्रियाटिक जूस में। These are secreted as inactive forms to prevent the tissue damage. अब ये एक्टिव कैसे होते हैं? एंटीरोकाइनेज हमने एक एंजाइम पढ़ा था
ये एंटीरोकाइनेज जो कि ड्यूडिनल वाल से सेक्रेट हो रहा होता है, इंटेस्टाइनल वाल से सेक्रेट होने वाला हार्मोन है, एंजाइम है। ये एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सन में कन्वर्ट करता है। ये ट्रिप्सन फिर मजीद ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा ये काइमोट्रिप्सिनोजेन को भी, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हुआ है, इसको भी काइमोट्रिप्सन में कन्वर्ट करता है और इस तरह प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को भी एक्टिव कर देता है। इस तरह से ये सारे तीनों एंजाइम ट्रिप्सन की वजह से एक्टिवेट होते हैं और फिर ये प्रोटीन की डाइजेशन कर रहे होते हैं। अमाइलेज दूसरा एंजाइम है जो पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद होता है। पहला हमने एंजाइम देखा प्रोटीलिटिक एंजाइम्स, जिनमें हमने 3 तरह के एंजाइम की बात कर ली, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब दूसरा एंजाइम जो कि पैंक्रियाटिक जूस में है वो है अमाइलेज। अमाइलेज वही एंजाइम है जो कि ओरल कैविटी में पॉलीसैकेराइड्स की डाइजेशन जो स्टार्ट हुई थी उसको यहाँ पर अमाइलेज एंजाइम कंटिन्यू करता है और उसको कंप्लीट कर देता है और मोनोसैकेराइड्स में पॉलीसैकेराइड्स को कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद तीसरा एंजाइम आता है जो कि पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद है, वो लाइपेजेस है। इनको हम पैंक्रियाटिक लाइपेजेस कहते हैं और इनका काम नाम से ही पता लग रहा है कि लिपिड्स का ब्रेक डाउन करते हैं और उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद चौथे एंजाइम जो कि डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं और उनको उनके कंपोनेंट्स यानी न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से 4 तरह के एंजाइम्स आपने देखे जो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद हैं। एक सबसे पहले आपने देखे प्रोटीलिटिक एंजाइम्स जो कि प्रोटीन पर एक्ट कर रहे थे। दूसरे आपने अमाइलेजेस देखे जो कि पॉलीसैकेराइड्स पर एक्ट कर रहे थे और तीसरे आपने लाइपेजेस देखे जो कि लिपिड्स के ऊपर एक्ट कर रहे थे और फोर्थ वन हमने कहा कि वो एंजाइम्स हैं जो कि न्यूक्लियेजेस हैं जो डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं और उनको उनके न्यूक्लियोटाइड्स कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो बाइल की सेक्रेशन है और पैंक्रियाटिक जूस की सेक्रेशन जो पैंक्रियास से हो रही है, बाइल जो कि लिवर से सेक्रेट हो रहा है और पैंक्रियाटिक जूस जो कि पैंक्रियास से सेक्रेट हो रहा है, इनकी हार्मोन के साथ क्या रिलेशनशिप है, हार्मोनल कंट्रोल इनके ऊपर क्या है। सबसे पहले हम सीसीके हार्मोन की बात करेंगे और इसकी सिक्रीशन के बारे में बात करेंगे। सीसीके हार्मोन बेसिकली एब्रीवेशन है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन की। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन डोडिनल जो वॉल है उसके एंडोक्राइन सेल्स रिलीज कर रहे होते हैं। अब ड्यूडिनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट है उसकी लुमेन की जो वॉल के सेल्स है उनमें कुछ सेल्स एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जिनका काम हार्मोन रिलीज करना होता है। अब ये ड्यूडिनल वॉल के एंडोक्राइन सेल्स स्टिमुलेट किस तरह से होते हैं, कब इनको पता लगता है कि इन्होंने ये सीसीके हार्मोन यानी कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज करना है। असल में जब ड्यूडिनम के अंदर फैटी एसिड्स आते हैं, स्टोमक से फैटी एसिड्स आते हैं या लिपिड्स आते हैं, तो ये एंडोक्राइन सेल्स जो ड्यूडिनम की लुमेन की वॉल के सेल्स है ये स्टिमुलेट हो जाती हैं और कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जिसको हम सीसीके हार्मोन कहते हैं वो रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ये सीसीके हार्मोन गाल ब्लैडर के स्मूथ मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ब्लड के जरिए से ये सीसीके हार्मोन गाल ब्लैडर तक पहुंचता है, लीवर के गाल ब्लैडर तक,
और वहाँ जाकर ये गाल ब्लैडर के स्मूथ मसल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से गाल ब्लैडर के मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और गाल ब्लैडर बाइल सेक्रेट करना शुरू कर देता है या रिलीज करना बाइल को रिलीज करना शुरू कर देता है। बाइल जो कि मसलसल कंटिन्यूसली लिवर प्रोड्यूस कर रहा है और उसको गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर रहा है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। ये लिवर के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हमने गाल ब्लैडर कहा था, और हमने कहा था कि लिवर कंटिन्यूसली बाइल प्रोड्यूस करता है और उसको गाल ब्लैडर में स्टोर करता है, और वहाँ से इस बाइल को गाल ब्लैडर से फिर रिलीज़ किया जाता है और ये ड्यूडिनम में पहुँचता है उस वक़्त जब ड्यूडिनम के अंदर फूड आ जाती है, ताकि फूड की डाइजेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू रखा जा सके। तो अब ये गाल ब्लैडर किस वक़्त बाइल को रिलीज़ करेगा, ये हमने कहा कि उस वक़्त ये बाइल को रिलीज़ करना ड्यूडिनम के अंदर शुरू करेगा गाल ब्लैडर, जब ड्यूडिनम के अंदर फैटी एसिड्स स्टोमिक से आएंगे। स्टोमिक से जो काइम आएगा उसके अंदर फैटी एसिड्स अगर मौजूद होंगे तो उसके नतीजे में लिपिड्स यानी मौजूद होंगे, तो उसके नतीजे में ड्यूडिनम की वाल के सेल्स, जिनमें से कुछ सेल्स एंडोक्राइन सेल्स हैं, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और वो कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देंगे। ये कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन गाल ब्लैडर के स्मूथ मसल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से गाल ब्लैडर के स्मूथ मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बाइल को ड्यूडिनम के अंदर रिलीज कर देंगे। बाइल का काम आपने देखा ही था कि बाइल जो है वो फिर फैट्स को इमल्सीफाई करेगा और इसके नतीजे में फैट की डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। दूसरा हार्मोन हम देख लेते हैं सीसीके के अलावा, वो है सिक्रीटन हार्मोन। उसकी सिक्रीशन किस वक्त स्टार्ट होती है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। जब एसिडिक काइम ड्यूडिनम के अंदर पहुंचता है तो ये एसिडिक काइम ड्यूडिनम की वॉल के एंडोक्राइन सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो एक और हार्मोन सीसीके के अलावा एक और हार्मोन जिसे हम सिक्रीटन कहते हैं उसको रिलीज करें। जब एंडोक्राइन सेल्स ड्यूडिनम की वाल के एंडोक्राइन सेल्स सिक्रीटन रिलीज करते हैं तो ये सिक्रीटन सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए से लिवर के पास पहुंचता है, लिवर के पास कैरी किया जाता है और वहां पर ये सिक्रीटन स्टिमुलेट करता है लिवर को कि वो वहां से ये सिक्रीटन ब्लड सर्कुलर सिस्टम के जरिए से लिवर के पास पहुंचता है और लिवर को स्टिमुलेट करता है कि वो बाइकार्बोनेट्स सेक्रीट करे बाइल के अंदर। ये बाइकार्बोनेट्स हमने जैसे पहले पढ़ा कि ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिक काइम को, जो कि स्टोमिक से रिलीज हो रहा होता है। जैसे ही वो ड्यूडिनम के अंदर पहुंचता है तो इस एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी होता है और ये काम ये बाइकार्बोनेट्स जो कि बाइल के अंदर मौजूद होती हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस तरह से सिक्रीटन और सीसीके दोनों मिलकर अपना रोल, दोनों हार्मोन्स मिलकर अपना रोल यहाँ पर प्ले कर रहे होते हैं। अब हम देखेंगे कि सिक्रीटन और कोलिसिस्टोकाइनिन, जैसा कि हमने अभी उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज किया गया है इस स्लाइड के अंदर कि जो पैंक्रियाटिक जूस और सिक्रीटन हार्मोन की सिक्रीशन है उनका आपस में क्या लिंक है। सिक्रीटन और कोलिसिस्टोकाइनिन दोनों हार्मोन, जैसा कि अभी हमने देखा कि ड्यूडिनल वाल के सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब कब ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इन दोनों हार्मोन्स को ड्यूडिनल वाल के सेल? जब ये एसिडिक फूड को डिटेक्ट करते हैं या फिर प्रोटीन, फैट और विटामिन्स को डिटेक्ट करते हैं और उनकी वजह से ये ड्यूडिनल वाल के एंडोक्राइन सेल्स स्टिमुलेट होते हैं और सिक्रीटन और कोलिसिस्टोकाइनिन ये दोनों हार्मोन बनाना शुरू कर देते हैं। फैट की वजह से कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज करना शुरू करते हैं और जब एसिडिक फूड को ये डिटेक्ट करते हैं तो इसकी वजह से सिक्रीटन हार्मोन जो है वो रिलीज करना शुरू कर दिया जाता है।
अच्छा, पैंक्रियाटिक जूस के हमने दो मेन कंपोनेंट्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था कि एक्वस कंपोनेंट है पैंक्रियाटिक जूस का, जो कि बाइकार्बोनेट के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, और दूसरा हमने पढ़ा था एंजाइमेटिक कंपोनेंट है। अब पेंक्रियाज के जो सेल्स हैं उनमें भी ये डिस्टिंक्शन है कि पेंक्रियाज के कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो इसके एक्वस कंपोनेंट्स को रिलीज कर रही होती हैं या सक्रीट कर रही होती हैं, और पेंक्रियाज के कुछ सेल्स ऐसे होती हैं जो इसके एंजाइमेटिक कंपोनेंट जो है वो बना रही होते हैं। अब पेंक्रियाज के अंदर जो डक्ट सेल्स होते हैं उनका काम ये होता है कि वो एक्वस कंपोनेंट, पेंक्रियाटिक जूस का जो एक्वस कंपोनेंट है वो सक्रीट करती हैं, और इन सेल्स को हम डक्ट सेल्स कहते हैं, जो एक्वस कंपोनेंट जिसके अंदर के बाइकार्बोनेट्स शामिल होते हैं वो बना रही होते हैं। जबकि जो पेंक्रियाज के एसिनार सेल्स हैं वो इसके एंजाइमेटिक कंपोनेंट को बना रहे होते हैं, और वहाँ से ये रिलीज हो रहा होता है। इस तरह से पेंक्रियाज के अंदर आपने देखा कि दो तरह के सेल्स हो गए, एक डक्ट सेल्स जिनका काम एक्वस कंपोनेंट यानी बाइकार्बोनेट्स को प्रोड्यूस करना है, और दूसरा एसिनार सेल्स हो गए जिनका काम एंजाइमेटिक कंपोनेंट जो पेंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद है, जो एंजाइम्स पेंक्रियाटिक जूस में मौजूद हैं, जो हमने 4 तरह के एंजाइम्स पढ़े थे, उनको बनाना होता है, उनको सिंथेसाइज करना और रिलीज करना होता है। सक्रीटन प्राइमरली स्टिमुलेट्स दी डक्ट सेल्स, क्योंकि सक्रीटन के बारे में हमने कहा था कि सक्रीटन जो है वो बाइकार्बोनेट्स को रिलीज करवाने में मदद करता है। तो जो सक्रीटन हार्मोन है वो पेंक्रियाज के डक्ट सेल्स को स्टिमुलेट करता है। लिवर के साथ साथ ये पेंक्रियाज के ऊपर भी सक्रीटन हार्मोन एक्ट करता है, और इसके डक्ट सेल्स के ऊपर जाकर ये एक्ट करता है और इनको स्टिमुलेट करता है कि ये वाटर और बाइकार्बोनेट्स सक्रीट करें, क्योंकि इन बाइकार्बोनेट्स ने ही फिर एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करना है। और ड्यूडेनम के अंदर एक बेसिक एनवायरनमेंट जो कि 6 to 8 pH का एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर मोस्टली जो एंजाइम्स हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी करेंगे, वो परफॉर्म कर पाएंगे। वो ये एनवायरनमेंट सक्रीटन की वजह से ही, सक्रीटन हार्मोन की वजह से ही वहाँ जनरेट हो सकेगा ड्यूडेनम के अंदर। Bicarbonates neutralizes the acidic chyme entering from the stomach. जो एसिनार सेल्स हैं ये एंजाइम्स, जो मैं जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ये एंजाइम्स रिलीज करेंगे, फ्लश आउट करेंगे थ्रू द पेंक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम, ताकि इन एंजाइम्स की मदद से जो डाइजेशन का प्रोसेस है ड्यूडेनम के अंदर कंप्लीट किया जाए, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखे प्रोटीलिटिक एंजाइम्स थे। इसके अलावा आपने देखा माइलेज था। इसके अलावा आपने देखा कि जो एंजाइमेटिक कंपोनेंट के अंदर एंजाइम था वो डीएनएजेज और आरएनएजेज थे, और इसके अलावा हमने लाइपेजेज देखे थे जो लिपिड्स की डाइजेशन कर रहे थे। तो इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक जो कि पेंक्रियाज के बारे में था वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से, स्पेशली इसका हार्मोनल सेक्शन अच्छे तरीके से, जो दो हार्मोन्स हमने देखे, एक सक्रीटन और कोलेसिस्टोकाइनिन, इनका वर्क अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।